ऑलराइट, हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स, मतलब जो अंड झिल्लियां हैं उनका निर्माण यहाँ पर किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से अंड झिल्लियां यहाँ पर उपस्थित रहेगी, मतलब एग मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी यहाँ पर उपस्थित रहेगी और उसका निर्माण किस प्रकार से वहां पर हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम पहली बात जो करते हैं यहाँ पर वो हम देखते हैं कि एग मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, अंड झिल्लियां जो होती हैं, वो 3 प्रकार की देखी जाती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने बात की, पहली होगी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, प्राथमिक अंड झिल्लियां। दूसरी होगी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स, जिसका मतलब हुआ द्वितीयक अंड झिल्लियां। और तीसरी होगी टर्शियरी एग मेम्ब्रेन्स, जिसका मतलब हुआ तृतीयक अंड झिल्ली। ठीक, इस प्रकार से 3 प्रकार में निर्माण होता है अंड झिल्लियों का। पहली की बात करेंगे तो ये हम बोलते हैं कि बाहर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है अंडे में, अंडाणु में, ओवम में, उसके जस्ट बाहर की तरफ ये उपस्थित रहती है। और पुटिकीय कोशिकाएं जो होती है, फॉलिक्यूलर कोशिकाएं जो होती हैं, वो इसका श्रावण है। ठीक है, तो प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले यही निर्मित होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, पुटिकीय कोशिकाओं के द्वारा सिक्रीशन होता है इनका और ये बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। इसी के साथ हम बात करेंगे सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स की। द्वितीय अंड झिल्लियां हैं, मतलब दूसरी बार ये बन रही है, जिसका मतलब हुआ कि ये प्राथमिक के बाहर की तरफ बनेगी और बन किसके द्वारा रही हैं, वापस से अगेन वही फॉलिकुलर कोशिकाएं जो हैं, पुटिकीय कोशिकाएं जो उपस्थित है वहां पर, उनके द्वारा ही इनका निर्माण होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्राथमिक प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाहर की तरफ बन रही है, द्वितीयक प्राइमरी के बाहर, प्राथमिक के बाहर, और द्वितीयक जो होंगी उनके बाहर की तरफ बनती है। पर द्वितीयक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाली झिल्लियां हमें सब जंतुओं में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, कुछ कुछ जंतुओं में ही देखने को मिलती है। ठीक है, और टर्शियरी तृतीयक है तो सबसे आखिरी में मिलेगी हमें, और इनका निर्माण फॉलिक्यूलर या पुटिकीय कोशिकाओं के द्वारा नहीं होगा, इनका निर्माण होगा अंडवाहिनी के द्वारा, ओविडक्ट के द्वारा। वहां पर कुछ सेल ग्लैंड्स उपस्थित होंगे, ग्रंथियां उपस्थित होंगी, उसके द्वारा इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की झिल्लियां यहाँ उपस्थित हैं। अब हम अगर बात करते हैं प्राथमिक अंड झिल्ली की, तो इसमें हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम्पल्स उपस्थित होते हैं। एक बार देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी यहाँ पर उपस्थित है। सॉरी,
देखते हैं इस प्रकार से 4 प्रकार की प्राथमिक अंडझिल्लियां होती हैं जो फॉलिकुलर कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती हैं। सबसे पहले की हम बात करते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन या विटेलाइन कला। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, पुटिकीय कोशिकाओं के द्वारा, फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा ये डेवलप हो रही है, फॉर्म हो रही है और ये बनी हुई किसकी होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, जिसका मतलब हुआ कि वहां पर शर्करा कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित है और इसी के साथ म्यूकस नुमा शर्करा है, जिसका मतलब ये हुआ कि बहुत म्यूकस भी वहां पर, म्यूसिन नाम का सब्सटेंस भी, पदार्थ भी वहां उपस्थित है। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि तंतु में प्रोटीन जो होता है, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहता है विटेलाइन कला के अंदर। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इन्हें हम देखते हैं ट्यूनिकेट्स में, फिशेस में, मॉलस्का में देखते हैं, एम्फीबियंस में, एवीज में, इन सब में हम देखते हैं। ठीक है, कई बार कुछ जंतुओं में विटेलाइन मेम्ब्रेन को कोरियन नाम भी दिया जाता है और कोरियन भी कहा जाता है। ठीक, दूसरी हमारी मेम्ब्रेन है प्राइमरी वाली, जोना रेडिएटा। ठीक है, बाहर की तरफ उपस्थित रहती है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में देखने को आसानी से मिल जाएगी और जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो इस पे हमें स्ट्रिएशंस दिखते हैं, धारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ धारियों जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं और जब हम इसको और अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो हमें सूक्ष्म रसांकुरों जैसी संरचना भी यहाँ देखने को मिलती है, माइक्रोविलाय जैसी स्ट्रक्चर्स, जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विलाय नुमा मतलब अंगुली के समान आकृतियां भी वहां पर उपस्थित रहती और इसी के साथ वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र भी उपस्थित दिखते हैं जिन्हें हम माइक्रोबाइल कहते हैं। छोटे छोटे पोर्स होंगे, छिद्र होंगे जो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं जोना रेडिएटा। ठीक है, और इन छिद्रों के द्वारा हम मान के चलते हैं कि जब शुक्राणु एंट्री करता है, अंदर प्रवेश करता है, तो इन छिद्रों के द्वारा इसकी एंट्री हो जाती है, ये प्रवेश आसानी से कर लेता है। तीसरी हम बात करेंगे जोना पेलुसिडा की, जो हमें ज्यादातर मैमल्स में देखने को मिलती है, स्तनधारियों में देखने को मिलेगी और ये बिल्कुल पतली सी झिल्ली होती है, पारदर्शी या परभासी भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा इस प्रकार की पतली सी झिल्ली आवरण के रूप में उपस्थित रहती है। फोर्थ हम बात करेंगे जेली एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैट्रिक्स भाग है वहां पर जेलीनुमा गाढ़ा पदार्थ उपस्थित है और उसके थ्रू एनवेलप, एक कवरिंग प्रोवाइड की जाती है, एक आवरण प्रदान किया जाता है जो कि बहुत थिक सा होता है, स्टिकी सा होता है। ठीक है, चिपचिपा होता है, जो हम एक्टिनोडर्मेटा में देखने को मिलेगा और जो समुद्री एनिमल्स हैं, समुद्री इनवर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी तो है ही, ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं समुद्री इनवर्टिब्रेट्स की, जो अकशेरुकी जंतु हैं, उनमें हमें ये वाली संरचना देखने को मिलती है, क्योंकि कॉर्डेट्स में, कशेरुकियों में इस प्रकार का आवरण बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो हैं, ये 4 प्रकार की प्राथमिक झिल्लियां उपस्थित होती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड जेली एंगल। जेली एंगल एक्टिनोडर्मेटा में ही उपस्थित रहेगी। दूसरी हम बात करेंगे, प्राइमरी की तो हो गई, अब सेकेंडरी की बात करेंगे, द्वितीयक अंडझिल्लियों, जिनका निर्माण भी हम बोले फॉलिक्यूलर या पुटिकीय कोशिकाओं के द्वारा ही हो। तो जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसमें इसकी बात हो गई, उसकी बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे, ये पाई जाती है इंसेक्ट्स में, कीटों में उपस्थित रहती है, इसके अलावा एम्फीबियंस में उपस्थित रहती है और सिफेलोकोर्डेट्स में देखने को मिलती है। इसमें हम ये देखेंगे कि इसके अंदर काइटिन नुमा संरचना यहाँ देखने को आसानी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे
बहुत कम जंतुओं में देखने को मिलेगी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, सेफेलोपॉडिड्स में हमें ये आसानी से देखने को मिल सकती है। ठीक है, और कई बार इनकी संरचना किस प्रकार होती है, काइटिन नुमा संरचना उपस्थित रहती है, काइटिन जैसी संरचना वहां पाई जाती है। फिशेस की अगर बात करते हैं हम, तो फिशेस में भी ये कोरियन के रूप में व्यवस्थित रह सकती है। ठीक है, कोरियन भी एक प्रकार की द्वितीयक झिल्ली की तरह कार्य कर सकता है, और कोरियन की तरह ये यहाँ पर व्यवस्थित रहे, तो कोरियन कहलाता है। बाकी अगर हम एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज की बात करते हैं, तो वहां हमें इस प्रकार की कोई भी संरचना द्वितीयक संरचना के रूप में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए क्लियर है। काइटिन रूपी संरचना और कोरियन रूपी संरचना द्वितीयक अंड झिल्लियों में आती है। वहीं हम अगर तृतीयक अंड झिल्ली की बात करते हैं, टर्शरी एग फैमिली की बात करते हैं, तो सबसे पहले इनका निर्माण हो रहा है अंडवाहिनी में ओविडक्ट्स के द्वारा। ठीक है, जिसमें नंबर 1 हम बात करके चलते हैं ठीक है, ओविडक्ट्स के द्वारा बन रही हैं, ओवरी में बन रही हैं, और इसमें एक संरचना होती है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन का निर्माण होता है, एल्ब्यूमिन व्यवस्थित रहता है बाहर की तरफ एक कॉर्नर की तरफ। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जिस सपोज एल्ब्यूमिन है, तो वो तृतीयक अंड झिल्ली के अंदर आता है, और एल्ब्यूमिन की पतली सी झिल्ली हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन की अवस्था तृतीयक में आएगी। वहीं अगर हम बात करें हॉर्नी कैप्सूल होते हैं कुछ एग्स के, जिनके अंदर ये बंद रहते हैं एग। जो ओवम है, जो हम बात करें अंडाणु की, वो कई बार कुछ हॉर्नी श्रिंगी कैप्सूल नामक आकृति के अंदर बंद रहते हैं, अपने आप को बंद रखते हैं, तो वो भी तृतीयक अंड झिल्ली में आएंगे। जेलीकोड्स, वहां पर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, फिशेस की, रेप्टाइल्स और एवीज में जो जेलीकोड्स होंगे वो तृतीयक में आएंगे। पहले वाले जो थे वो द्वितीयक में आएंगे, और ये वाले तृतीयक अंड झिल्ली का निर्माण करेंगे। वहीं शेल की बात करते हैं, कवच की बात करते हैं, तो वहां पर कवच ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं उनके ओविडक्ट के अंदर। हैन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पर शेल ग्रंथियां, कवच ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं, जिसके कारण शेल का निर्माण होता है पूरे अंडाणु के चारों ओर। ओवम के चारों तरफ शेल बनता है, फॉर्म होता है, जो कि किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक चीज और जो यहाँ देखने को मिलती है कि कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना यहाँ बनी हुई है, और उसमें छोटे छोटे छिद्र भी उपस्थित रहते हैं, जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया या रेस्पिरेशन होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, दोनों में आदान प्रदान होकर दोनों में हम बोल सकते हैं एक्सचेंज होता है, जिससे कि अंदर की तरफ ऑक्सीजन जा पाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाती है। तो 3 प्रकार की हुई अंड झिल्लियां। प्राथमिक में हम देते हैं पेटिलाइन कला को, जोना रेडिएटा को, जोना पेल्यूसिडा को और जेलीकोड। द्वितीयक अंड झिल्लियों की अगर हम बात करते हैं, तो वहां हम काइटिन नुमा आकृति और हम बोलते हैं कोरियन, ये दोनों द्वितीयक में आती हैं। और तृतीयक की बात करते हैं, तो तृतीयक में आते हैं हॉर्नी एग कैप्सूल श्रृंखीय जो होते हैं। ठीक है, इसी के साथ कोरियन भी यहाँ आ सकती है, लेकिन एल्ब्यूमिन, जेलीकोड यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, और शेल कवच जो होता है वो भी यहाँ उपस्थित रहता है। ये सबसे बाहर की तरफ व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 3 प्रकार की अंड झिल्लियां हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं,
तो फॉर्मेशन तो हो गया, ये निर्माण तो हो गया इनका, लेकिन इनके फंक्शंस भी होते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे फंक्शंस ऑफ एग मैट्रिक्स। जितनी भी अंड झिल्लियां हैं उनके कुछ कार्य होते हैं, उन कार्यों को भी हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ठीक है, इस प्रकार से इनके विभिन्न कार्य हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कार्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि इनका पहला कार्य जो होता है, सबसे पहला कार्य वो प्रोटेक्शन का होता है, बचाव करना, सुरक्षा करना अंडाणु की, ओवम की। ठीक है, अब जब सुरक्षा करते हैं तो बहुत सारे बाहर की तरफ कारक उपस्थित होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उपस्थित होते हैं जिनसे ये सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं यांत्रिक कारक, जिसे हम बोलेंगे मैकेनिकल कारक, जिसके अंदर अगर अंडे को चोट लग जाती है तो ये बाहर की तरफ झिल्लियां उपस्थित हैं, वो उसको डायरेक्ट चोट नहीं लगती। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम फिजिकल फैक्टर्स की, भौतिक कारकों की, कि वहां पे अगर तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, प्रकाश ज्यादा है, पीएच जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो उस अवस्था में ये बचा के रखती हैं। सीजन्स में चेंज हो रहा है, जैसे ऋतुएं बदल रही हैं, तो उस अवस्था में ये क्या करते हैं, बचाव करके रखते हैं अंडाणु का, इसलिए ये बाहर की तरफ उपस्थित है और ये खुद सह लेते हैं उन सब चीजों। इसके अलावा फिजिकल के साथ ज्योग्राफिकल भी बोल सकते हैं, भौगोलिक, कि वर्षा काल ज्यादा हो रहा है, रेनफॉल ज्यादा हो रही है, ड्रॉट कंडीशन, सूखा आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ जाती है, तो उस कंडीशन में बचा रही हैं। इसी के साथ केमिकल कंडीशन से भी बचाती हैं, कि बाहर की तरफ कोई पॉइजन उपस्थित है, ठीक है, या पेस्टिसाइड उपस्थित है, कुछ भी केमिकल हो सकता है, अगर वो उपस्थित होता है तो उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, क्योंकि इनमें जेली कोट जैसा आवरण, जेलीनुमा आवरण हमें देखने को मिलता है, तो ये क्या करते हैं, इस आवरण के द्वारा जल के ऊपर आसानी से फ्लोट कर पाती है, तैर पाती है, ठीक है, ताकि डूब न जाए नीचे की तरफ। तो जल के ऊपर तैरने में कार्य करती है जेली कोट, जिससे कि ये नीचे डूबते नहीं है, बिखरते नहीं है, टूटते नहीं। पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करते हैं, इसका मतलब हुआ कि अगर बहुत सारे शुक्राणु एक साथ प्रवेश कर रहे हैं तो एक बार के लिए ये झिल्लियां जो होंगी वो उन्हें रोक लेंगी, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे जो शुक्राणु है वो एक साथ प्रवेश नहीं कर पाते। तो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर रहे हैं, एक से ज्यादा शुक्राणु को अंदर जाने नहीं देती है। इसके बाद बात करेंगे, एल्ब्यूमिन भी उपस्थित होता है इसमें, तो अगर पोषण की और आवश्यकता पड़ती है तो उस समय पर ये एल्ब्यूमिन का यूज करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, और उस पोषण को ये जंतु ग्रहण करके अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं मैमल्स में स्तनधारियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि
कि यहाँ पर भी ये पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। बहु शुक्राणु जनन जो क्रिया होती है, बहुत सारे शुक्राणुओं को अंदर नहीं एंटर होने देंगे, अंदर जाने ही नहीं देंगे, वहीं रोक लेंगे, इसलिए यहाँ पर आवरण उपस्थित। दूसरी बात कि ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए हेल्प करती हैं, कि धीरे धीरे डिसॉल्व होती हैं उसी जगह पे जहाँ पर शुक्राणु अंदर जा रहा है, ठीक है, और वहां से फिर विदलन क्रिया को भी प्रेरित करती है। तो क्लीवेज के लिए भी हेल्पफुल होती हैं, विदलन को प्रेरित कर सकते हैं। वहीं अगर हम शेल की बात करते हैं, बाहर की तरफ शेल उपस्थित है, ठीक है, जो हमने देखा। तो शेल की अगर हम बात करेंगे तो शेल क्या कर रहा है, इनको प्रोटेक्ट कर रहा है एनिमीज, ठीक है, बाहर की तरफ जितने भी शत्रु उपस्थित होंगे उनसे बचाव कर रहा है, ठीक है। शत्रु डायरेक्ट सेल को अगर अटैक करता है तो शेल ही खाली टूट पाए, अंदर का कुछ खराब नहीं हो, अंडाणु को कोई प्रभाव ना पड़े, अंडाणु या ओवम अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए। दूसरा, शेल में हमने देखा था छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, वहां से ये शुक्राणु के प्रवेश को भी करते हैं। जैसे हमने बात की थी कौन सी मेम्ब्रेन की, ज़ोना रेडिएटा, जिसके अंदर हमने देखा था माइक्रोपाइप जैसी संरचनाएं उपस्थित है, तो वहां से ये अंदर शुक्राणु के प्रवेश के लिए एक रास्ता भी बनाती है ताकि वो भेद सके अंदर की तरफ, पेनिट्रेट कर सके। लास्टली हम बात करेंगे पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म की, वही चीज आ गई कि इजीली वो अंदर की तरफ भेदन क्रिया को कर सके। तो इस प्रकार से ये कुछ फंक्शंस हैं एग मेम्ब्रेन की, अंडझिल्लियों के, कि ये किस प्रकार कार्य करती हैं और किस में हेल्प कर रही हैं, हमें कौन कौन सी फंक्शंस प्रदान करती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ कंप्लीट करते हैं oogenesis को, कि oogenesis में इतनी ही क्रियाएं होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ oogenesis, कि oogenesis का अंडाणु जनन क्रिया का क्या महत्व है। ठीक है, अंडाणु जनन क्रिया का कुछ महत्व होता होगा, वो महत्व हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ठीक है, ये सारे हम बोल सकते हैं oogenesis के महत्व हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि मियोसिस की क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर, जिसके द्वारा क्या होता है, जो अगुणित क्रोमोसोम्स हैं, अगुणित प्रकार के गुणसूत्र हैं, उनको नियंत्रित किया जाता है। तो मियोसिस के द्वारा उसे एन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नियंत्रित कर रहे हैं हम क्रोमोसोम्स की हैप्लॉइडी को। सेकेंडली बात करेंगे मेंटेन द क्रोमोसोम सेट। इसके नियंत्रण के कारण जब जंतु में जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, तो दोनों के न्यूक्लियस मिल जाते हैं और दोनों का जो
गुणसूत्र होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं, उसको वापस से रिस्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि वापस से जैसे जंतु हैं वैसे के वैसे जंतु बन जाए। ठीक, तीसरी बात करेंगे हम कि मैटरनल कैरेक्टर्स को एग में एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, मैटरनल कैरेक्टर्स हम शुक्राणु जन्म से लेते हैं। मैटरनल कैरेक्टर्स जो हैं वो इनके अंदर जो क्रोमोसोम है उन पर उपस्थित रहते हैं और उनको मेंटेन करके एक जगह पर इकट्ठा करके ओवम में अंडाणु में ही रखते हैं। मैटरनल कैरेक्टर का मतलब हो गया मातृक लक्षण, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्योंकि इस क्रिया में योग का निर्माण भी होता है, पित्तक निर्माण होता है, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसका निर्माण किया जाता है ताकि पोषण आसानी से मिल सके, पोषण प्रदान हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलर काय जो होती है उसका निर्माण होता है, क्योंकि कोशिकाओं को वहां अलग अलग दो प्रकार की कोशिकाएं तो बनानी है, लेकिन पोलर काय इतनी छोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इतने जितनी भी क्रियाएं वहां पर हुई हैं वो वेस्ट न जाए, उनका कोई यूज न रहे, इसलिए क्या करते हैं हम वहां पर ये डिविजन करते हैं और छोटी सी पोलर काय का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा एकदम हम बोलते हैं नहीं है, बहुत कम मात्रा उपस्थित रहती है, तो ज्यादा कोई नुकसान वहां नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं अनइक्वल प्रकार का, असामान्य प्रकार का डिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है परिपक्व अंडाणु का, जो कि किस क्रिया के द्वारा हो रहा है, मियोसिस प्रथम और मियोसिस द्वितीय के द्वारा, फर्स्ट और सेकंड मियोसिस के द्वारा यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होती है और एक मैच्योर ओवम जो कि एन होता है उसका निर्माण होता है, वो फॉर्म होता है और वो ही आगे जाकर इसी के अंदर शुक्राणु एंटर करता है, अंदर की तरफ आता है। दूसरी हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ओवम की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ओवम है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, जिसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ओवम में अंडाणु में विभेदन क्रिया होती है, विभेदन के कारण वहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है। इसी के साथ, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स तो बन ही रहे, तो इसी के साथ और क्या बनते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, एक्सेस अक्ष बनती है, सममिति बनती है, सिमेट्री का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर विभेदन क्रिया होकर सारी संरचनाएं वहाँ पर बन जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके महत्व है, oogenesis के यहाँ महत्व देखे जाते हैं। अब एक चीज जो हमारी रह जाती है वो हमें ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मैच्योर ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसी होती है ओवम की। तो हम यहाँ देखेंगे इस प्रकार की संरचना होती है यहाँ पर एक ओवम की, जहाँ पे हम बात करेंगे ये न्यूक्लियस एक केंद्रक है जो बीच में उपस्थित है और ये किस प्रकार का है, हैप्लॉइड अगुणित प्रकार का है। ये हम बोलेंगे विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है उपस्थित, विटिलाइन कला। ठीक है, वही हम बात करेंगे ये पेरीविटिलाइन स्पेस है, बीच में ओवम है, मैच्योर ओवम है।
ठीक, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर पेरीमेटेलाइन फ्लूइड या द्रव्य भी उपस्थित रहता है, क्योंकि स्पेस है, खाली जगह है, तो वहां पर द्रव्य की उपस्थिति भी देखी जाती है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, बीच में एक और मेम्ब्रेन, एक और कला उपस्थित रहेगी, जिसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा उपस्थित रहती है। और बाहर की तरफ हम बात करेंगे कोरोनल रेडिएटा उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये सारी मेम्ब्रेन्स झिल्लियां उपस्थित रहती हैं और मैच्योर ओवम, परिपक्व ओवम जो होता है, इस प्रकार की संरचना को दिखाता है, इस प्रकार की संरचना को शो करता है। एसिडियंस में हम ये मान के चलते हैं कि एसिडियन जो होते हैं, ठीक है, एसिडिया जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन्स है, अंड झिल्लियां हैं, ये क्या करती हैं, ऑटो फर्टिलाइजेशन को रोकती है, स्वनिषेचन को रोकती है। ऐसा है कि वहां पर खुद का ही एक एसिडिया है, ठीक है, एक जंतु है, इसी जाति का शुक्राणु इसी जाति के अंडाणु के साथ हो सकता है, दोनों एक ही जो है जंतु, उनके अंदर ही फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक ही जंतु के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उस अवस्था में ये क्या करती हैं, ऑटो फर्टिलाइजेशन को रोक देती हैं, स्वनिषेचन नहीं होने देती, ताकि दोनों सेम जो है वो आपस में फ्यूज ना करें, आपस में निषेचन करके आगे जंतु का निर्माण ना करें। नहीं तो फिर सारे के सारे जंतु कैसे होंगे, सेम बन जाएंगे, एक जैसे दिखने को मिलेंगे सारे जंतु। इसलिए स्वनिषेचन की क्रिया को रोका जाता है एसिडियंस, ठीक है। तो इस प्रकार से संरचना है ओवम की ऐसी उपस्थित रहती है।